ओके बच्चों, तो हम लोग ने अब क्लास यहाँ से स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहाँ पे जेईई मेंस के जो पेपर है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग एडवांस के क्वेश्चंस भी करने लगेंगे। सबसे पहले बच्चों अगर आप क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो जेईई मेंस में आया हुआ है। बस आपको ये याद रखना होगा, अगर ये क्वेश्चन दोबारा आ जाए तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत ना पड़े। इस क्वेश्चन को देखते ही आप ये टिक लगा दीजिए कि ए बी सी डी आर एन जी पी, बिकॉज इट इज वेरी कॉमन क्वेश्चन। क्वेश्चन में बच्चों गिवन है कि अगर ए बी सी डी एंड पी बी एनी नॉन जीरो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स सच दैट, आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया है बड़ा सा। और बच्चों अगर आप इस एक्सप्रेशन को ओपन कर लेते हैं, एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर लीजिए और 2a भी लीजिए, बी स्क्वायर पी स्क्वायर के साथ सी स्क्वायर लीजिए और 2bc लीजिए। ऐसे करके बच्चों जब आप इंडिविजुअल तीनों ब्रैकेट से फर्स्ट 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 टर्म, सेकंड 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 टर्म, थर्ड 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 टर्म कलेक्ट करेंगे तो बच्चों आपको ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पे 3 परफेक्ट स्क्वायर बन करके तैयार हो जाएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम बच्चों अगर जीरो है तो वो तभी हो सकता है जब तीनों ही जीरो हो। ठीक है, और जब हम तीनों को जीरो करेंगे तो बच्चों आपके पास आ जाएगा p की वैल्यू b बाई ए, c बाई बी, d बाई सी। इससे आपको क्लियर कट यहाँ पे समझ में आता है कि ए बी सी डी आर एन जी पी विथ कॉमन रेशियो p। तो बच्चों इसमें आप एक लाइन आगे और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ए बी सी डी आर एन जी पी विद कॉमन रेशियो p, विद कॉमन रेशियो p। तो बच्चों ये भी लाइन इसमें ऐड हो सकती है। लेकिन बच्चों अब ये याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपका ये छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि काफी सारे क्वेश्चन तो रिपीट होते चले जा रहे हैं, इसलिए आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप क्या करिए, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिएगा। बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को करने का सबका अपना अलग अलग तरीका मैंने देखा है, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे 12th पास आउट होते हैं वो फिजिक्स का लॉ लगाते हैं। तो फिजिक्स से भी आप कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आपको थ्योरी पता है तो थ्योरी को भी आप यूज कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ ध्यान देंगे तो ये मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें लिखा हुआ है द नेगेशन ऑफ द बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें बुलियन एक्सप्रेशन है बच्चों, लिखा हुआ है p, ये साइन होता है और का, निगेशन p एंड q। तो बच्चों ये है, आपको बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है चारों ऑप्शंस में से। और बच्चों अगर आपको बिल्कुल कम आता है मैथमेटिकल रीजनिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा रखा है कि बिल्कुल आप लॉजिक गेट्स की तरह यूज करिए। पी और क्यू दो इनपुट ले लीजिए, पी को दे दीजिए 0 1 0 1 0 0 1 1, और निगेशन ऑफ पी का मतलब पी कॉम्प्लीमेंट होता है, इसका मतलब जहां जीरो होगा, जहां वन हो जाएगा, वन होगा वहां जीरो हो जाएगा। उसके बाद बच्चों निगेशन पी एंड क्यू लगाना है, यानी निगेशन पी बच्चों ध्यान से देखिए क्या है, ये है आपका निगेशन पी और क्यू, इन दोनों पे एंड गेट लगाना है। तो एंड का मतलब आपको बच्चों मल्टीप्लाई करना होता है। तो 0 × 1 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 0 0। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया कि निगेशन पी एंड क्यू कैसे निकल आया। और बच्चों अगर आपके पास ये वैल्यू निकल आ गई है तो आपको क्या करना है, इसके साथ और लेना है पी का। तो बच्चों देखो ये आपका पी है, और अगर आप पी के साथ और लेंगे तो और का मतलब आप ऐड करते हैं। तो 0 + 0, ध्यान से देखो बच्चों, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1। तो बच्चों आपको जो आउटपुट फाइनली निकल के आया है वो कुछ ऐसा है। तो बच्चों आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं, अब उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, जिसका आउटपुट ऐसा मैच कर जाएगा वही आपका आंसर कहलाएगा। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना होगा। तो बच्चों जब आप अपने आंसर को टैली करने की कोशिश करेंगे तो आपका एक आंसर निकल करके आ जाएगा। लेट से आपने मान लीजिए पहला वाला ऑप्शन कंसिडर किया, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे P और Q, वो तो एज इट इज लिखेंगे। फिर नॉट P नॉट Q लिख लीजिए, क्योंकि चारों तरह के ऑप्शंस में नॉट P और नॉट Q दोनों है। एक बार बच्चों क्या करिए, नॉट P और नॉट Q ये लगाकर देखिए, जैसा कि आपके पास लगा हुआ है। तो बच्चों जब आप लगाएंगे तो आपको 1 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 0 + 0 0 आ जाएगा। यानी बच्चों जो आपका आउटपुट है, ध्यान से देखिएगा, जो आपका आउटपुट है वो बिल्कुल वैसा क्रिएट हो रहा है जैसा आपने फॉर्मेशन किया था। तो बच्चों आपने कैसे फॉर्मेशन किया था,
आप ध्यान से देखिए, आपने किया था 0 + 0, आपका 0 आया था कि नहीं आया था? आप ध्यान दो। वैसे ही बच्चों 0 + 0, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, आप ध्यान देखिए, और बाकी जगह बच्चों 1 आ रहा है। तो इसका मतलब इसका सही ऑप्शन जो होगा वो बच्चों कौन सा हो गया? ए पार्ट, यानी पहले पार्ट से ही आंसर मैच कर गया, तो हमें इसको और करने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा बच्चों आपने मैथमेटिकल रीजनिंग में इन्वॉल्यूशन लॉ, इक्विवेलेंट, ये सारी बातें पढ़ी हैं, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। इसमें कई बच्चे डी मॉर्गन्स लॉ भी लगा सकते हैं, या डी मॉर्गन्स लॉ आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है तो आप जैसे एसोसिएशन लॉ ऑफ एसोसिएटिव लॉ वो सब लगा सकते हैं। तो बच्चों अगर इसमें हम एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो एसोसिएटिव लॉ भी मैंने आपको बताया था कि अगर P और निगेशन P एंड Q लिखा हुआ है तो उस पर एसोसिएटिव लॉ कैसे लगेगा बच्चों? ये लगेगा P और निगेशन P, ठीक है, समझ में आया? फिर बीच वाला साइन आता है यानी कि एंड, फिर लिखेगा P और Q। तो बच्चों इस तरह से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो बच्चों आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके आगे आप जो आप करना चाहें, P और नॉट P, तो P और नॉट P, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है ट्रू। और बच्चों जब आप इसको करेंगे तो आपके पास वही रिजल्ट निकल करके आएगा। अगर आपको थोड़े से भी लॉस पता है, लॉस अप्लाई कर लीजिए, मैंने आपको एक एक तरह से सारे लॉस बताए थे, आपका रिजल्ट ऑप्शन ए पार्ट ही आएगा। और बच्चों अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप क्या करिएगा, सीधा सीधा जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है, जो लॉजिक गेट्स होते हैं, उनका कंसेप्ट यूज करिएगा, आपका क्वेश्चन तो भी हो जाएगा। तो आई थिंक बच्चों क्वेश्चन करने के काफी सारे वे हैं। ऑप्शंस की तरफ ध्यान न दीजिएगा, बच्चों ने इसमें ऑप्शन गलत लगाए हुए हैं, आप अपने सही आंसर की तरफ ध्यान दीजिए। और बच्चों हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान देते हैं। इसमें लिखा है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये डिफरेंशियल इक्वेशन काफी आसान है और ज्यादातर बच्चों को ये 11th-12th में मिल जाती है, लेकिन 11th-12th में भी जिन बच्चों ने सही से ध्यान देके नहीं लगाया होता है उनके लिए क्वेश्चन फंस जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एक जगह फंस जाता है, इंटीग्रेशन। बाय द वे इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे बच्चों? आपको क्लियर कट यहाँ पर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो बच्चों आपको क्लियर कट नजर आ रहा है। देखिए सबसे पहले स्टेप में कि आप इसके फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने पर ये स्क्वायर रूट के बच्चों बाहर आ जाएगा और ये आपको इस तरह से नजर आने लगेगा। उसके बाद बच्चों वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्स वाले टर्म एक्स की तरफ और वाई वाले टर्म वाई की तरफ जा सकते हैं। और बच्चों उसको जैसे ही करेंगे तो आपके पास ये स्टेप निकल करके आ जाएगा। अब आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपको ये स्टेप्स क्लियर होने चाहिए। और बच्चों जैसे आप अगले स्टेप में जाएंगे तो अगले स्टेप में आपको एक दिक्कत क्रिएट होने वाली है कि आपका जो ये वाला इंटीग्रेशन है जिसमें मैं ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूँ, ये वाला इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, क्योंकि आप 1+y² को टी मान लेंगे, y dy की वैल्यू dt/2 आ जाएगी। ये वाला तो इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन ज्यादातर बच्चों का ये वाला इंटीग्रेशन फंस जाता है। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर बच्चों का ये वाला इंटीग्रेशन फंस जाता है, इसी में धोखा खा जाते हैं वो, और उसको करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो बच्चों उस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका क्या है उसको आप समझ लीजिए, ताकि दोबारा गलती ना हो। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्द हो जाएगा। कुछ नहीं करना, आपको x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो बच्चों फिर 1+x² को आप t² मान लीजिए, जैसा कि इसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पुट करके दिखाया है ताकि वो रूट के बाहर आ जाए। आप 1+x² को t² मानेंगे, जैसे ही इसको अप्लाई करेंगे आपका क्वेश्चन नजर आ जाएगा कि वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है जो मैं आपको ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं। और बच्चों इसका इंटीग्रेशन तो आप कर ही सकते हैं, +1 -1 ऐड सब्ट्रैक्ट करके। और बच्चों ये क्वेश्चन काफी आसान तरीके से हो जाएगा, और इस तरह से आपका LHS वाला इंटीग्रेशन भी हो गया, RHS वाला भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, और आपका आंसर मैच कर जाएगा। तो बच्चों आपको मैं टाइम दे रहा हूं, आप एक काम कर लो, आप इस आंसर को जरा पहले मैच कर लो, आप इसको करके एक बार चेक कर लो, और कोई दिक्कत हो तो अभी भी पूछ लो। क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे है। दूसरा वाला इंटीग्रेशन बच्चों सभी को कंफ्यूज करता है, इसलिए आप उसको याद रखिएगा। उसको करने के लिए x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड करेंगे। बाकी कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिए। और x से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद 1+x² को t² मान लेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पहले आप अपनी कॉपी में एक बार कर लीजिए, कोई अभी भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, दोबारा फिर आ सकता है। ये काफी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन।
तो ठीक है बच्चों, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके होंगे, इसका सॉल्यूशन आपने देख ही लिया है, समझ गए होंगे। और बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख सकते हैं आप कितना इजी क्वेश्चन आया है, तो भी बच्चों ने आंसर्स छोड़ रखे हैं। The question is, if alpha and beta be two roots of the equation x square minus 64x plus 256 equal to 0. तो बच्चों आपके पास एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। आप एक एक्सप्रेशन की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है। तो सबसे बच्चों आप सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जानते हैं। और बच्चों जो आपको इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया है, ये देखिए, ये आपको इवैल्यूएट करने के लिए कहा गया। तो जो इवैल्यूएट करने के लिए गया है, पहले आप बच्चों उसको सिंप्लीफाई कर लो। जैसे ही बच्चों आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, तो सिंप्लीफाई हो करके एक नॉर्मल सा एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिसकी वैल्यूज आप पहले से ही जानते हो, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के टर्म्स, और आप उनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। लेकिन अमूमन बच्चों ने ये क्वेश्चन इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनको सबसे पहले स्टेप में उन्होंने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखा ही नहीं, न वो इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कर रहे थे। वो सब ये सोच रहे थे कि भैया ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं और उनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं, आंसर निकल आए। तो बच्चों ऐसा नहीं करना होता है। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स आपके पास गिवन है, तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये ऑलवेज आप यूज कर सकते हैं। और वैसे भी इस तरह के क्वेश्चंस को पहले सिंप्लीफाई ही करना पड़ता है। तो बच्चों आप जानबूझ के कोई गलती मत करिएगा। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि इस तरह का ही क्वेश्चन आपके पास दोबारा फिर से आ सकता है, इसलिए कृपया करके उसको गलत करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो सकते हैं, जो आपके लिए बहुत इजी रहे होंगे, हम लोग सबसे पहले उन क्वेश्चंस की तरफ करते हैं। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15। अगर बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ ध्यान देंगे, तो क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। और बच्चों मैं आपको इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुका हूं। मैंने बताया था कि कभी भी fx प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई का रिलेशन गिवन हो, तो बच्चों आपका जो फंक्शन होता है वो किस टाइप का होता है। मैंने बच्चों आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपका फंक्शन e की पावर लैम्डा एक्स या a की पावर लैम्डा एक्स टाइप का हो, तभी ये रिलेशन हो सकता है। देखिए, तो एफ एक्स अगर हम ले लें a की पावर लैम्डा एक्स, एफ वाई अगर हम ले लें a की पावर लैम्डा वाई, तो एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? आप कहोगे सर एफ एक्स प्लस वाई होगा a की पावर लैम्डा एक्स प्लस वाई, यही तो होगा। और बच्चों एफ एक्स प्लस वाई होगा, वो उस रिलेशन को फॉलो करेगा एफ एक्स इंटू एफ वाई को। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि फंक्शनल इक्वेशन में इस इक्वेशन को देख करके आपको तुरंत स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि आपका जो फंक्शन होगा वो e की पावर x, a की पावर x, कुछ इस टाइप का आपका फंक्शन होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों उसको आगे करने की कोशिश करिए। सबसे पहले जो आपके पास रिलेशन दिया है उस समेशन में वैल्यू डालिए। तो आप क्या डालेंगे? f1 प्लस f2 प्लस f3। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर x और y आपके नेचुरल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स नहीं है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बच्चों आपके पास देखिए इस तरह से मैंने आपको समझा दिया, सॉल्यूशन अब आपके सामने आ गया है। एफ एक्स क्या है? e की पावर लैम्डा एक्स। ध्यान से देखिए, एफ एक्स आपका क्या है? e की पावर लैम्डा एक्स। ये सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने बताया था। और बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास उस समेशन में मैंने बताया कि वैल्यूज पुट करिए। तो बच्चों जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आएगा e की पावर 1 लैम्डा, e की पावर 2 लैम्डा, e की पावर 3 लैम्डा, ऐसे करके e की पावर इंफिनिटी तक आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखिए तो e की पावर इंफिनिटी सभी बच्चों को परेशान करता है। और अगर आप e की पावर इंफिनिटी का रिजल्ट जानते हैं तो आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि e की पावर इंफिनिटी वाला जो ग्राफ होता है वो एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है। और आपको बच्चों ऐसा पढ़ाया जाता है कि लिमिट x स्टैंडिंग टूवर्ड्स प्लस इंफिनिटी e की पावर x, इसका रिजल्ट होता है प्लस इंफिनिटी। मेरे ख्याल से सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि जब x प्लस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो उसकी वैल्यू भी प्लस इंफिनिटी है। तो e की पावर प्लस इंफिनिटी इज इंफिनिटी। और अगर आपसे कोई कह देता है x टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इंफिनिटी e की पावर x,
तो ग्राफ बच्चों जब माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा तो आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको ये बात समझ में आनी चाहिए और ये आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो सीरीज है, ध्यान से देखिए, ये जो सीरीज है ये इंफिनिटी तक चल रही है और ये जीपी भी है। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या होता है बच्चों, a अपॉन 1 माइनस आर। इसको आप अप्लाई कर दीजिए। जैसे ही अप्लाई करेंगे तो बच्चों यहां से e की पावर लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, e की पावर लैम्डा कितना निकल के आ गया, 2/3, 2/3। और बच्चों अगर e की पावर लैम्डा निकल गया है तो आप fx लिखते हैं। सबसे टॉप पे देखिए आपका fx लिखा है लैम्डा x, इसको लिख सकते हैं e की पावर लैम्डा होल x, और e की पावर लैम्डा 2/3 है। यानी बच्चों आपका fx आ गया 2 की पावर x अपॉन 3 की पावर x। और बच्चों आपको क्या इवैल्यूएट करना है, आपको इवैल्यूएट करना है f4 अपॉन f2। आपका fx निकल आ चुका है 2/3 की होल पावर x, तो f4 क्या होगा 2/3 की होल पावर 4, f2 क्या होगा 2/3 की होल पावर 2। इसको सॉल्व कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। यस सर। तो बच्चों आप इसको जरूर ट्राई कर लीजिए, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, एक और मिस्टेक करते हैं, वो e की पावर लैम्डा x ना लेकर के सीधा सीधा e की पावर x ले लेते हैं और लैम्डा एज्यूम कर लेते हैं 1 है। ऐसा नहीं है, आप e की पावर लैम्डा x टाइप का ही लेंगे या e की पावर kx टाइप का ही लेंगे। सबसे पहले k या लैम्डा निकालेंगे जो वो स्केलर क्वांटिटी होगा, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन कभी कभी सारे बच्चे क्या करते हैं, लैम्डा एज्यूम ही नहीं करते, सीधा e की पावर x टाइप का फंक्शन ले लेते हैं, तो उसमें आंसर मिसमैच करता है। क्वेश्चन बहुत इजी है तो भी बच्चों ने छोड़ा हुआ है, जबकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास अभी नहीं बार बार आते रहेंगे। इसलिए इन क्वेश्चंस पे अभी भी ध्यान दीजिए। ये फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है, मैंने ऐसा ही मिलता जुलता कराया था और ऐसा एग्जाम में भी है। ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए स्टैटिस्टिक्स ज्यादातर बच्चों को नहीं आती है, स्टैटिस्टिक्स ज्यादातर बच्चों को नहीं आती है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है। तो बस इस क्वेश्चन को जो आप देख रहे हैं इसका डायग्राम ज्यादातर बच्चों ने गलत बनाया था, तो भी आंसर नहीं मैच किया या उन्होंने छोड़ दिया। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन ये तीसरी बार बल्कि रिपीट हुआ था। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द हिल इज फाउंड टू बी 45 डिग्री। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, 45 डिग्री क्या है, वो तो एंगल पूरा क्लियर कट समझ में आ रहा है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है। आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टूवर्ड्स द टॉप, यहां पे कंफ्यूजन होता है और बच्चे गलत डायग्राम बना देते हैं। उसमें साफ साफ लिखा है आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर टूवर्ड्स द टॉप अप अ स्लोप इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 डिग्री। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये है 30 डिग्री और ये है आपका 80 मीटर। तो 80 मीटर वो ऊपर की तरफ चला है, किस स्लोप पे, 30 डिग्री। और 30 डिग्री कहां से बन रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से ही बन रहा है, वो भी लिखा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल बिकम्स 75 डिग्री। तो 80 मीटर चलने के बाद जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 75 डिग्री। देख सकते हैं 75 आपके सामने बना है। पूछ रहे थे द हाइट ऑफ द हिल इज, क्या होगी, इसका आंसर आपको बताना था। तो बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी हाइट आ जाएगी 80। तो सभी बच्चे इसको कॉपी में सॉल्व करें और मेरे को कंफर्म करें कि हाइट इसकी 80 आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले आप कंफर्म करिए। तो बच्चों आप अपनी स्क्रीन में देख सर एक सकते बार हैं, क्वेश्चन दिखाइएगा।
यस बेटा, हम आपको क्वेश्चन एक बार दिखा देते हैं। दिस इज द क्वेश्चन। ये इसका डायग्राम भी मैंने एडजेसेंट बना रखा है, लेकिन काफी कुछ करने के बाद भी लोगों के आंसर्स नहीं आते हैं। बस डायग्राम में आप थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन खुद से कर लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन हम आप एक बार बता देते हैं। अगर आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो डायग्राम में इस तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिएगा ओ से ऑन लाइन BC, दैट इज परपेंडिकुलर OD विच इज परपेंडिकुलर टू BC। तो उससे आपको बच्चों क्लियर कट समझ में आएगा कि आपको जो हाइट निकालनी है वो हाइट आप जल्दी निकाल बैठेंगे, जिससे आपकी जो BE की लेंथ है वो 40 ही हो जाएगी। और BE की लेंथ 40 कैसे निकलेगी? आप एक ट्राइंगल यूज कर लीजिएगा ODC। उस ट्राइंगल में आपको हाइपोटेनियस गिवन है, तो आप बेस निकाल लेंगे cos थीटा को यूज करके, sin थीटा को यूज करके आप परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, और जो परपेंडिकुलर OD है वही परपेंडिकुलर EB हो। फिर बच्चों आपके पास अगर इतना डाटा आ जाएगा तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ऑलरेडी गिवन है कि जो बेस एंगल है वो 45 है। तो इन ट्राइंगल ABC tan 45 जो होगा वो 1 होता है, जिससे AB होगा और जो BC होगा वो आपस में इक्वल हो जाएगी। दैट मीन्स बच्चों अगर आपके पास CD है 40√3, तो BC की पूरी लेंथ है हाइट H के बराबर, तो यानी कि BD की लेंथ हो जाएगी H माइनस 40√3। तो बच्चों अगर BD की लेंथ अगर H माइनस 40√3 है, तो OE की लेंथ भी H माइनस 40√3 होगी। और बच्चों OE की लेंथ आपको पता है, AE की लेंथ पता है, क्योंकि AB की लेंथ है आपके पास H और BE की लेंथ है 40, तो आपके पास AE की लेंथ हो जाएगी H माइनस 40। तो AE भी पता है इन टर्म्स ऑफ H, OE भी पता है इन टर्म्स ऑफ H। अब आप लगा लीजिए जो फॉर्मूला आप जानते हैं, लेकिन एंगल 75 है, तो tan 75 आपको अलग से निकालना पड़ेगा यूजिंग द फॉर्मूला। √3 + 1/√3 - 1। यस बेटा, दिस इज tan 75। आप उसको अप्लाई करेंगे, तो बच्चों जब आप इसको अप्लाई करेंगे उस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे, तो आपके पास कुछ इस तरह से एक इक्वेशन का फॉर्मेशन होगा। वो इक्वेशन हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे जरा ध्यान से देखिए। वो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन करके आएगी, आपकी स्क्रीन पे आपको क्लियर कट नजर आएगी। दिस इज द इक्वेशन। तो बच्चों इस इक्वेशन का आप यूज करेंगे, सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों यहाँ से जब आप हाइट कैलकुलेट करेंगे तो हाइट आएगी 80 मीटर। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा। क्वेश्चन ये दोबारा भी आ सकती है, आपकी स्पीड काफी ज्यादा होनी चाहिए, वैल्यूज चेंज करके क्वेश्चन दोबारा भी हो सकता है। आप थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिए और मेरे को बता दीजिए कि हाइट 80 आ रही है कि नहीं आ रही है। बच्चों आपकी स्क्रीन पे साफ साफ लिखा है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स। इफ a and b आर यूनिट वेक्टर्स देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ √3 टाइम्स मॉडुलस ऑफ a + b + मॉडुलस ऑफ a - b। तो बच्चों आपने क्लास 11th में अगर फिजिक्स की होगी तो स्टार्टिंग में आपके पास वेक्टर्स में इस तरह से क्वेश्चन दिए रहते हैं, और उसमें आपको एक रिलेशन भी प्रूफ करने के लिए दिया जाता है। अगर आपको याद हो, आपको दिया जाता है कि प्रूफ करो कि cos θ/2 जो है वो a कैप माइनस b कैप डिवाइडेड बाई 2, ऐसे करके रिलेशन दिया जाता था। बस यहाँ पर यूनिट वेक्टर्स के ऊपर वेक्टर का साइन लगाया गया है। अगर आप इन वेक्टर्स के साइन को हटा करके यूनिट वेक्टर से लिखेंगे तो शायद आपको ज्यादा क्लियर, वो मैं आपका काम कर देता हूँ, ये इन लोगों को करना चाहिए था वैसे। तो बच्चों वो मैं आपका इतना काम कर देता हूँ कि आप ध्यान दो, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, जस्ट वेट, आपको ज्यादा क्वेश्चन तब क्लियर होगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए और बी यूनिट वेक्टर से अगर आप इस तरह से नोटेशंस लिख लेंगे तो शायद आपको कुछ ज्यादा क्वेश्चन क्लियर हो जाए, और बच्चों आपको क्वेश्चन ये स्ट्राइक कर जाए। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर ये बिल्कुल हमें याद आ रहा है, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा था कि a कैप प्लस b कैप के होल स्क्वायर को पहले सिंप्लीफाई करते हैं तो कॉस का रिलेशन आता है, a कैप माइनस b कैप के होल स्क्वायर को सिंप्लीफाई करते हैं तो साइन का रिलेशन आता है, और दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो tan का रिलेशन आ जाता है। ये तीनों रिलेशंस क्लास 11th में आपसे प्रूफ भी करवाए जाते हैं। तो बच्चों अगर आप इसको ओपन करना चाहें और आपको ओपन करना नहीं आता है, तो किसी भी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर जो होता है वो उनके डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। इतना तो आप जानते ही होंगे, ये फिजिक्स में भी होता है। और बच्चों जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा ए कैप डॉट ए कैप, ए कैप समझ में आ रहा होगा आपको अच्छी तरीके से, डॉट बी कैप प्लस बी कैप डॉट ए कैप प्लस बी कैप डॉट बी कैप। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये मॉडुलस ऑफ ए कैप का स्क्वायर हो जाएगा,
और बच्चों a डॉट b b डॉट a ये इक्वल होते हैं, तो ये कॉम्यूटेटिव होते हैं, डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आपको ये वैल्यूज काफी सिंपल लगेंगी। दिस इज 1, सबसे पहली वैल्यू 1 है, और b का यूनिट वेक्टर का मॉडुलस वो भी 1। और बच्चों a डॉट b आप खोलेंगे तो आएगा मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos थीटा, वो दोनों 1 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2 cos थीटा। अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों आपका ये स्टेप सिंप्लीफाई हो गया है, ये बन गया 2 + 2 cos थीटा, इसमें से आप 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा 1 + cos थीटा, और उसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफाई करने पर आपको स्टेप समझ में आ गए होंगे। दिस इज 4 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बच्चों आपके पास ये रिलेशन निकल के आ गया है। लेकिन बच्चों ये वैल्यू किसकी है? ये वैल्यू है a कैप प्लस b कैप के मॉडुलस के स्क्वायर, और दोनों तरफ बच्चों अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्लियर कट है वो वैल्यू निकल के आ जाएगी। दिस इज a कैप प्लस b कैप इज इक्वल टू 2 cos थीटा बाई 2। और बच्चों सिमिलरली आप इसी तरीके से a कैप माइनस b कैप का होल स्क्वायर मॉड का स्क्वायर आप सॉल्व करेंगे, इसी तरीके से ऑपरेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 2 sin थीटा बाई 2। आप कॉपी में भी करके चेक कर सकते हैं। तो बच्चों क्लास 11th में वेक्टर्स में आपको दिया जाता था प्रूफ करने के लिए कि cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स मॉडुलस ऑफ a प्लस b, जहां a और b यूनिट वेक्टर है। फिर आप साइन का निकालते थे और दोनों को डिवाइड करके आप tan थीटा बाई 2 भी प्रूफ करते थे। दिस इज a कैप माइनस b कैप का मॉडुलस डिवाइड बाय a कैप प्लस b कैप का मॉडुलस। तो बच्चों अब आपके पास दोनों के मॉडुलस की वैल्यूज आ चुकी हैं, और क्वेश्चन में बच्चों इन मॉडुलस की वैल्यूज को ही पुट करना है। तो चलो अब हम लोग बच्चों इसको पुट कर लेते हैं। तो बच्चों जब आप नीचे आएंगे इसको पुट करेंगे तो ध्यान से देखिए, इधर बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बच्चों ये ध्यान दीजिएगा कि आपको जो प्रूफ करना है उसमें पहले वाले मॉडुलस में √3 का मल्टीप्लाई है, तो उसको जरूर मल्टीप्लाई करिएगा, भूलिएगा नहीं। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल आपके सामने चल रहा है। दिस इज 2√3 cos थीटा बाई 2 2 sin थीटा बाई 2। और बच्चों ये रिलेशन की आपको क्या निकालनी है? ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। और बच्चों मैथमेटिक्स में आपको पढ़ाया जाता है कि a cos x प्लस b sin x की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर से लेके प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बीच में। तो बच्चों इसकी अगर आप वैल्यू निकालना चाहें ग्रेटेस्ट या लोएस्ट, वो दोनों वैल्यूज निकाल सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्म है a cos x प्लस b sin x का। तो वो आंसर हो जाएगा आपका 2√3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बच्चों इस आंसर को एवेल्युएट करेंगे तो ये आंसर एवेल्युएट होकर के आ जाएगा 4√16 मतलब 4। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी में एक बार कर लीजिए, चेक कर लीजिए और मेरे को बताइए। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ लाइन। तो सबसे पहले बच्चों एक लाइन और प्लेन के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट सभी बच्चे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए बच्चों आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं इस्तेमाल करनी होती है। सबसे पहले आप लाइन की इक्वेशन लिखिए। तो बच्चों ये लाइन की इक्वेशन है x माइनस 3/1 इज इक्वल टू y माइनस 4/2 इज इक्वल टू z माइनस 5/2। इसमें सबसे पहले थर्ड ऑप्शन है। ओके बच्चों थर्ड ऑप्शन है, इसकी करने की स्ट्रेटेजी एक बार मैं आपको लिख देता हूं। और बच्चों जब आप इस लाइन पे जनरल पॉइंट निकालेंगे तो उस जनरल पॉइंट को हम लोग L मान लेते हैं। तो बच्चों जो जनरल पॉइंट L आता है वो होता है आपका लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 5। ये बच्चों जनरल पॉइंट है। अब ये बच्चों जो जनरल पॉइंट आपने इस लाइन पे लिया है, वो लाइन और ये प्लेन आपस में क्या करते हैं? इंटरसेक्ट करते हैं। अब लैम्डा की एज इट इज कोई ना कोई वैल्यू तो रही होगी, जिसके लिए ये दोनों प्लेन और लाइन पे ये पॉइंट कॉमन हो जाएगा। अब लैम्डा की वैल्यू क्या होगी जिससे ये पॉइंट दोनों पर कॉमन हो जाए? तो उसके लिए हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट होगा वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जैसे ही बच्चों उस पॉइंट की हम प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 17 करते हैं तो बच्चों यहां से लैम्डा निकल आता है। तो आदित्य बेटा लैम्डा कितना निकल के आया? 2 और 2 4 और 1 5, 5 लैम्डा तो ये हो गए। तो 5 लैम्डा इज इक्वल टू 5 4 9, 5 और 4 9, 9 3 12, यानी 17 माइनस 12, यानी कि लैम्डा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 1 निकल के आएगी। एग्जैक्टली।
अब जब लैम्डा 1 आ जाएगा तो आपका पॉइंट आ जाएगा, तो पॉइंट L बिकम्स 1 + 3 4, 2 + 4 6 एंड 5 + 2 7। तो बच्चों ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो निकल के आ गया। अब बच्चों इस पॉइंट की हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो बच्चों डिस्टेंस आएगी 4 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 9 का होल स्क्वायर। आई थिंक इट इज क्लियर। और बच्चों ये वैल्यू अभी निकल करके आने वाली है, जस्ट वेट करिए। 4 - 1 है 3 का स्क्वायर 9, दिस इज 5 का स्क्वायर 25, और दिस इज 7 - 9 2 का स्क्वायर 4। तो बच्चों ये वैल्यू निकल के आई है √38। एकदम सही आंसर बताया इस बच्चे ने, √38। और बच्चों आपको याद आ गया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन किया गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ेंगे तो फिर मेरे को तो झटका लगने वाला है। बच्चों कई सारे क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ भी रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफी इजी क्वेश्चन है, और बच्चों ये भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊं तो ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। बस आपको इसको इंटीग्रेबल बनाना है। इंटीग्रेबल आप इसको किस तरह से बनाएंगे, ये सारा खेल डिपेंड करता है sin 2x पे। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले sin 2x का अगर आप एडजस्टमेंट जानते हैं तो sin 2x को रिप्रेजेंट करना है एज अ सम ऑफ दैट फंक्शन की जिसको हम t मानने पर डिफरेंशिएट करने पर हमारा न्यूमरेटर आ जाए। शायद मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों सारा खेल इस sin 2x का होता है। तो sin 2x बच्चों क्या होता है, 2 sin x cos x होता है। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले सोचते हैं कि न्यूमरेटर में cos x - sin x ये किसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो तुम कहोगे सर ये sin x + cos x का डिफरेंशिएशन है, क्योंकि सर sin x का आएगा cos x और cos x का आएगा -sin x। तो सर ये sin x + cos x का डिफरेंशिएशन है। तो यानी सर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट में आप sin 2x को sin x + cos x के टर्म्स में रिप्रेजेंट करिए। तो हमने क्या किया बच्चों, -1 किया और +1 किया sin 2x को। क्या ये बात सबको समझ में आती है? अब आप कहोगे सर -1 और 1 + sin 2x को सर लिखेंगे sin square x + cos square x + 2 sin x cos x। तो सर ये बन जाएगा sin x + cos x का होल स्क्वायर। आई थिंक ये स्टेप भी सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। और जब ये क्लियर हो गया है तो बच्चों हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को टारगेट करना है। क्वेश्चन को करने के लिए सोचना है कैसे होगा, और ये हो जाएगा √8 माइनस, ध्यान से देखिए 8 - sin 2x। और sin 2x की वैल्यू बच्चों आपके सामने लिखी है, इसको वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा sin x + cos x का होल स्क्वायर। और बच्चों क्वेश्चन इसी के साथ अगर आप ध्यान दें तो पूरा क्वेश्चन होते हुए आपको नजर आएगा, क्योंकि आप sin x + cos x को t मान लेंगे। करिए। यस सर कर रहा हूं। तो sin x + cos x को जैसे ही बच्चों t मानेंगे तो sin x का हो जाएगा cos x का -sin x dx = dt हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ऊपर चला जाएगा dt और नीचे आ जाएगा 3² - t²। अब तो बच्चों बिल्कुल याद आ गया होगा आपको कि ये क्वेश्चन हो गया है। कैसे हुआ बच्चों, आप कहोगे सर क्वेश्चन हो गया है, अरे कैसे हुआ सर, ये फॉर्मूला है dx/√(a² - x²। और ये सर फॉर्मूला होता है sin इनवर्स x/a का। तो दिस इज sin इनवर्स x/a। तो सर x की जगह क्या है, x की जगह है t और a की जगह क्या है 3 + c। तो सर अगर हम इसको अपने आंसर से कंपेयर करेंगे तो बाहर सर 1 है यानी 1/1, और t की जगह क्या है sin x + cos x, और सर b की जगह क्या है 3 है, आंसर आ गया +c। तो सर क्लियर कट नजर आ रहा, a बाहर वाला है तो a हो गया 1 और b डिनोमिनेटर वाला है तो वो आ गया 3। तो आंसर हो गया बच्चों 1,3। दिस इज 3 वाला पार्ट इसका आंसर। और बच्चों आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है जिसको थोड़ा सा चेंज करके आपको एग्जाम में दिया गया है। तो बच्चों अभी अभी हमने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है। काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें लिखा है साफ साफ P एंड Q पॉजिटिव नंबर्स है और P और Q के बीच में रिलेशन दिया है। इस रिलेशन को यूज करके मैंने PQ का प्रोडक्ट निकाल लिया।
पी क्यू का प्रोडक्ट आ गया, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। सम ऑफ रूट्स आपको पता है पी प्लस क्यू 2 है, तो आपके पास थर्ड आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो आपकी स्क्रीन पे आपको एकदम क्लियर कट विजिबल है कि आपने की पी की पावर 4 और क्यू की पावर 4 को पहले पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर के टर्म्स में ब्रेक किया, फिर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर का सम आपने पी प्लस क्यू के टर्म्स में ब्रेक किया, और इस तरह से आपने क्वेश्चन को रिजॉल्व कर लिया, आंसर निकल करके आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन अगेन आपकी स्क्रीन पर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट एक बार आप लोग रिव्यू कर लीजिए। क्वेश्चन आपने इसी तरह से किया होगा। अगर कोई भी बच्चा नया होगा तो सबसे पहले वो यही कहेगा कि किसी भी प्लेन की इक्वेशन अगर कोई एक फिक्स पॉइंट से पास करता है, प्लेन की इक्वेशन होती है a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज अ इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through a fixed point and having नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो ABC। जो ABC होते हैं वो प्लेन के नहीं होते, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। एंड द रिक्वायर्ड प्लेन 1 is perpendicular to the plane 2 and the equation of plane 2 is 3x plus y minus 2z minus 5 equal to 0। तो अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, P1 is perpendicular to P2, तो ऐसे केस में बच्चों आप जानते हैं कि उनके डायरेक्शन रेशियो का प्रोडक्ट 0 होता है। तो कोई भी बच्चा जिसको बिल्कुल प्लेन का कंसेप्ट ना याद हो, तो वो अगर इस मेथड से भी करेगा, बेसिक नॉलेज को यूज करते हुए भी करेगा, तो भी उसका काम हो जाएगा। तो बच्चों आपके पास एक रिलेशन आ गया। अगेन बच्चों आपके पास एक प्लेन और भी गिवन है, दिस इज 2x minus 5y minus z is equal to 7। this is plane 3 and plane P1 and plane P3 also perpendicular to each other, then it becomes 2a minus 5b minus c equal to 0। again one relation in your screen। और बच्चों अगर इन दो रिलेशंस को आप देखें, जिनको आप नाम दे सकते हैं 4 और 5, तो बच्चों एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, उनको यूज करके आप ABC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लीजिए, और ABC की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल करके आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो लैम्डा कॉमन आकर के 0 आ जाएगा और आपके पास प्लेन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन 4 और 5 इक्वेशन में किस तरह से आप लगाते हैं, वो एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, होता है x अपॉन y अपॉन क्या लिखते हैं z अपॉन, इस तरीके से इक्वल टू लैम्डा करके आपकी एक इक्वेशन तैयार हो जाती है। x के नीचे क्या होता है BC, यानी कि B1 C2 माइनस B2 C1, फिर आता है CA C1 A2 माइनस C2 A1, फिर आता है AB A1 B2 माइनस A2 B1। तो बच्चों आपको ABC की वैल्यूज क्लियर है, A1 आपका 3 है, B1 आपका 1 है, C1 आपका -2 है, A2 आपका 2 है, B2 आपका -5 है, C2 आपका -1 है। ये वैल्यूज आप पुट कर लीजिए, आपके पास इक्वेशन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की है उसमें ABC लिख दीजिएगा, क्योंकि आपकी इक्वेशन XYZ के टर्म्स में नहीं है, ABC के टर्म्स में है। तो यहां से बच्चों आपके पास ABC आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। ठीक है बच्चों, ABC आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, और आप लैम्डा की वैल्यू ABC की वैल्यू जो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आई है वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आंसर आया बेटा? फोर्थ आंसर। ओके, पुट ABC इन इक्वेशन 1 एंड गेट द आंसर। कमाल की बात है, ये भी क्वेश्चन बच्चों ने छोड़ रखा है, तो आप देख सकते हैं बच्चों की एनसीईआरटी तक प्रिपेयर नहीं है और बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि पूछो नहीं। ठीक है, ओके। तो बच्चों अब हम लोग आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों काफी आसान है, आपको पता होगा लेबनीज थ्योरम आपको पढ़ाई गई होगी, लेबनीज थ्योरम, या आपको डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ाया गया होगा। अगर आपको इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन नहीं पता है तो आप मेरे को बता सकते हैं। तो आदित्य तुमको पता है बेटा इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? पता है बेटा? तो थोड़ा भुला गया है। अच्छा, थोड़ा भुला गया, कोई बात नहीं। तो बच्चों कभी भी आपके पास इस तरह से लिखा हो कि d/dx ऑफ, उसमें इंटीग्रेशन हो,
और इंटीग्रेशन में लिमिट हो, मान लो fx से लेकर के gx, और एक फंक्शन हो आपका मान लो px dx। इस तरह से अगर बच्चों आपके पास कोई क्वेश्चन दिया रहता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं कि हम p में जो px का फंक्शन है, p में x की जगह ऊपर वाला फंक्शन डाल देते हैं, दैट इज gx। ये देखो बच्चों मैंने पुट कर दिया, p में ऊपर वाला फंक्शन डाल दो, दैट इज gx, और लिमिट जो ऊपर वाली है उसका डिफरेंशिएट कर दो, यानी gx का डिफरेंशिएशन हो गया g डैश x। इतना करते हैं। माइनस, फिर वही सेम काम करो नीचे वाले के साथ, p में नीचे वाला फंक्शन डाल दो यानी कि fx, और फिर fx का डिफरेंशिएशन कर दो f डैश x। तो बच्चों दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन। और बच्चों यही चीज यहाँ पे अप्लाई की गई है क्वेश्चन नंबर 10 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों तो उसमें अगर आप एक जीरो अप्रोच करते हैं तो 0/0 फॉर्म आ जाए। तो 0/0 फॉर्म जब भी आता है तो आप क्या कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा करके ऊपर नीचे अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं। तो बच्चों ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन आएगा, और नीचे करेंगे तो x क्यूब का 3x² हो जाएगा। और आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल यही लॉ लगाया गया है। तो आपका जो फंक्शन है वो साइन रूट टी है, तो टी की जगह आप x² पुट करेंगे और x² का 2x लिख देंगे, माइनस फिर नीचे वाली लिमिट 0 है और 0 का डिफरेंशिएशन सबको 0 बना देगा, तो सिर्फ यही बचेगा। अब जो बचा है इसको बच्चों सॉल्व कर लो लिमिट्स के फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करके, sin x अपॉन x 1 हो जाएगा, आंसर 2/3 आ जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इसका आंसर जो है वो थर्ड वाला पार्ट होगा। और अगर आपको ना समझ में आया हो आप तो दोबारा पूछ सकते हैं।